हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूँ कि शक्कर पानी में घुल जाती है पर तेल नहीं घुल पाता। शक्कर घुल भी जाती है तो कितनी मात्रा में घुल जाती है, इसको समझना पड़ेगा। तो इन सब टॉपिक को पढ़ने के लिए आज आपको क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन विलियन को समझाने में जा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो क्लास 12 में 7 मार्क्स का आता है। सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसको किस तरीके से अपन मेजर कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक को अपन को सॉल्यूशन में समझना है। तो सॉल्यूशन के बारे में अपन समझते हैं। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक चीजों का, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर। समांगी का मतलब होता है जब दोनों चीजें या दो से ज्यादा चीजें भी मिला रहे हो आपस में घुल जाए, जिसको नॉर्मल मेथड से अलग करना पॉसिबल ना हो, तो ये चीज क्या कहलाएगी? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन टर्म में बात करें तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे बोलेंगे विलायक। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे अपन इस टॉपिक में कहेंगे विलायक, सॉल्यूशन में जो कि ज्यादा मात्रा में होगा। और जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं विलेय। तो इस तरीके से बोल सकते हैं विलायक और विलेय का मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। जब दो चीजें ही मिक्स होगी तो उसे अपन बोलेंगे द्विअंगी विलयन। दो ही चीजें मिक्स होगी तो उसे बोलेंगे अपन द्विअंगी विलयन। जैसे बोल दे पानी प्लस नमक, तो ये कौन सा विलयन है? द्विअंगी विलयन है। क्यों है? क्योंकि केवल कितनी चीजें इसमें मिक्स हुई है? दो चीजें मिक्स हुई है। दो से अधिक चीजें मिक्स हो जाए मतलब कभी त्रिअंगी मिक्स, तीन चीजें मिक्स हो जाए तो उसे बोलेंगे अपन त्रिअंगी विलयन। पानी प्लस नमक प्लस नींबू। अब यहां पर कंफ्यूजन ये है कि इसमें विलायक किसको बोला जाए और विलेय किसको बोला जाए। तो जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा वो तो अपना विलायक होगा, मतलब पानी अपने लिए क्या होगा? विलायक होगा। तो जो बची चीजें, कौन कौन सी चीजें बची? नमक और नींबू, ये अपने लिए क्या हो जाएंगे? विलेय हो जाएंगे। ओके, यहां तक क्लियर? आगे और समझे तो अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक सिंबल की जरूरत पड़ती है। बेसिक सिंबल का मतलब विलायक और विलेय, क्योंकि इस चैप्टर ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें आपको सिंबल की यूज करना आना चाहिए। तो सिंबल को यहीं पर मैं आपको बेसिक तरीके से समझा देता हूँ। टॉपिक में जो विलायक है, विलायक को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए से और विलेय को रिप्रेजेंट करेंगे अपन बी से। अब आपके पीछे आप पिछले टॉपिक में आपने कभी समझा हो डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वेट होता है और इसको अपन बोलेंगे भार। मैं कभी लिख दूं डब्ल्यू ए, तो ये किसका भार कहलाएगा? विलायक का भार, क्योंकि ए का मतलब होगा विलायक। मैं लिख दूं डब्ल्यू डी, तो ये किसका भार होगा? विलेय का भार। भार जैसे न्यूमेरिकल अपन सीखेंगे, न्यूमेरिकल में करवाऊंगी आगे जो बेसिक टर्म्स आएंगे तो उसमें अपन भार की बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगी। एम, एम का मतलब इंग्लिश में होता है मॉलिक्यूलर मास और हिंदी में बोले तो अणुभार, अणुभार। और अणुभार मैं लिख दूं एम ए, तो ये किसका अणुभार कहलाएगा? विलायक का अणुभार। और मैं लिख दूं एम बी, तो ये किसका अणुभार कहलाएगा? विलेय का अणुभार। आगे देखें तो आगे अपना टॉपिक है एन। एन का मतलब होता है, पिछले चैप्टर में आपने 11th में मोलों की संख्या से रिप्रेजेंट करा होगा एन, नंबर ऑफ मोल्स। तो एन का मतलब होगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या है तो मैं लिख दूं बेटा, कभी लिख दूं आपके लिए Na, तो किसके मोलों की संख्या? विलायक के मोलों की संख्या। और मैं आपको लिख दूं Nb, तो किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या। और किसी भी
सब्सटेंस मेटर के पदार्थ के मोल निकालना है तो उसके भार में भाग दे दो अणुभार से। भार मतलब W, अणुभार मतलब M। मुझे विलायक के मोलों की संख्या कभी निकालना है तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। मुझे कभी विलेय के मोलों की संख्या निकालना है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अणुभार, अणुभार क्या होता है? कोई सा भी अणु बना है तो उसमें जो जिससे वो मिलकर बना है उसके भारों को क्या कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दो, प्लस कर दो। आपको 12th में कभी बात करें तो 1 से 30 तक अणुभार मतलब भार याद होना बहुत ही जरूरी है। जैसे अब मैं बोल दूं कोई सा तत्व Na है, नीचे जो बेस में लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर पावर में जो होता है वो एटॉमिक मास होता है 1123। ये है परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार। साथ में मैंने क्लोरीन लिख दिया 17 परमाणु क्रमांक होता है, भार इसका होता है 35.5। सोडियम और क्लोरीन को मिलकर अपना बनता है नमक का फॉर्मूला, जो कि नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। इस NaCl में मैं आपको कभी बोलूं कि इसका मुझे क्या बता दो, भार बता दो, इस NaCl का अणुभार बता दो, क्योंकि अब अणु बन चुका है। अलग अलग थे तो ये परमाणु थे, जुड़ चुके तो ये अब अणु बन गए, तो इसका भार बता दो, अणुभार बता दो। तो सोडियम का भार अपन ने अभी पढ़ा है कितना है 23 और क्लोरीन का भार है 35.5। तो इसका जो टोटल अणुभार होगा वो होगा 58.5। तो आपको भार याद रखना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में लगभग हर जगह आपको भार की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं बोल दूं H2O, तो भी बात किसके कर ले अपन, H2O की। H2O मतलब वाटर। अब इसमें यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। तो हाइड्रोजन का 1 का मास होता है 1, यहाँ पर 2 है तो 2 का मास कितना होगा 2, और ऑक्सीजन का मास 1 का होता है 16। तो 16 और 2 कितना हो गया 18। ये तो आपने क्या सीखा, अणुभार निकालना। तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब बात करते हैं अपन सॉल्यूशन के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार की कभी बात करें तो विलयन के प्रकार 2 प्रकार से डिवाइड किया गया विलयन को। एक तो सांद्रता के आधार पर, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर, और दूसरा फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, भौतिक स्थिति के आधार पर। अब भौतिक स्थिति के आधार पर देखें तो विलयन 3 टाइप का हो जाएगा, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। और सांद्रता के आधार पर विलयन देखें तो कितने टाइप का होता है 5, और फिजिकल स्टेट, भौतिक स्थिति के आधार पर देखें तो विलयन कितने टाइप का होता है 3। यहाँ पर ये कितने टाइप का होता है 5 टाइप में भी बोले तो सबसे पहला विलयन अपन लेते हैं तनु विलयन। तनु विलयन। दूसरा विलयन होता है सांद्र विलयन। तनु का मतलब डाइल्यूट, सांद्र का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। थर्ड वाला विलयन होता है संतृप्त विलयन। फोर्थ असंतृप्त विलयन, और फिफ्थ अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। तो ऐसे ही फिजिकल स्टेट के बेसिस पर देखें तो आपके 3 विलयन होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठोस, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। बात करते हैं अपन तनु विलयन की। तनु विलयन मीन्स होता है ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट हो। विलेय बहुत ही अत्यंत कम मात्रा में प्रेजेंट हो तो वो विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा, तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसका मतलब जैसे समझे कि विलेय बहुत ही कम मात्रा में, इसका मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो 1 लीटर पानी में आपने चुटकी भर नमक डाल दिया। आप कभी इसको टेस्ट भी करोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि पानी और नमक का मिश्रण है।
तो ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? धनु विलयन। सांद्र विलयन का मतलब होगा जब विलय होगा अधिक मात्रा में प्रेजेंट, जब विलय होगा अधिक मात्रा में प्रेजेंट, तो ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? सांद्र विलयन। मतलब नमक में आपने भैया इतना पानी में इतना आपने नमक मिक्स कर दिया कि टेस्ट करके आप आसानी से बता सकते हो कि ये नमक और पानी का मिश्रण है, तो वो विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? सांद्र विलयन। अब बात आती है कौन से विलयन की? तीन विलयन की, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। इसमें एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो मुझे मिक्स करना है 1 लीटर पानी में शुगर की मात्रा। ये कितने लीटर पानी है? 1 लीटर पानी है, और इसमें मुझे क्या मिक्स करना है? शुगर। शुगर मतलब अपनी शक्कर। पहले आपने इसमें डिसॉल्व कर दिया 100 ग्राम शुगर। 100 ग्राम शुगर 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दी, अच्छे से डिसॉल्व हो गई, मतलब मिक्स हो गई। और आपने 100 ग्राम मिक्स कर दी, अच्छे से डिसॉल्व हो गई। और 100 ग्राम मिक्स कर दी, अच्छे से डिसॉल्व हो गई। एक कंडीशन ऐसी देखने को मिलेगी कि जहां पर शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहां पर शक्कर मिक्स होना बंद ही हो जाएगी, तो उस विलयन को बोला जाएगा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन की डेफिनेशन बोले तो जब विलायक में विलय पदार्थ की मात्रा घुलना बंद हो जाए, विलायक में विलय पदार्थ की मात्रा घुलना बंद हो जाए, तो वह विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? सांद्र विलयन। तो इसका अपोजिट, जब तक शक्कर घुल रही थी, जब तक शक्कर घुल रही थी तब तक वो विलयन कैसा कहलाएगा? असंतृप्त। 100 ग्राम घुली और 100 ग्राम घुली और 100 ग्राम घुली, जब तक विलायक में विलय पदार्थ की मात्रा घुलती जाती है तब तक वो विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। और आपको चाहिए कि मुझे तो घुलना ही है, भले ही नहीं घुले, तो कुछ विधियों को अप्लाई कर कर, ताप देकर विलय पदार्थ की और मात्रा घोली संतृप्त विलयन में, तो वो विलयन आपने कौन सा बना लिया? अति संतृप्त। अति का मतलब अति करना, संतृप्त विलयन का मतलब था कि घुल ही नहीं रही है, पर आपने घोला, कुछ भी प्रोसेस अप्लाई कर कर, उसको ताप देकर, पदार्थों को दूर दूर कर कर, तो वह विलयन कौन सा विलयन बन गया आपका? अति संतृप्त विलयन। तो आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हो, संतृप्त विलयन में कि विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुलते हैं, तो वह विलयन कौन सा प्राप्त होता है? अति संतृप्त विलयन। अब बात करते हैं इधर ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन का मतलब होगा चीजें तो 2 या 2 से अधिक है, पर वो किस स्टेट में प्रेजेंट हो उस हिसाब से देखें। जैसे ठोस विलयन, जब मुख्य रूप से वो पदार्थ, जब विलयन ठोस अवस्था में उपस्थित है तो ठोस विलयन कहलाएगा। जब विलयन द्रव अवस्था में उपस्थित है तो द्रव विलयन, और गैसीय अवस्था में उपस्थित है तो गैसीय विलयन। ठोस विलयन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धातुओं का मिश्रण। चांदी, सोना, तांबा, जिंक, कॉपर को मिलाते हैं तो पहले तो ये द्रव स्टेट में आते हैं, पर फिर उनको मिलाने के बाद जो इनसे आकार बनता है तो वो उसका एग्जाम्पल हो सकता है ठोस विलयन का। द्रव विलयन की भी बात करें तो अपना दूध हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, ये द्रव विलयन के एग्जाम्पल होते हैं। गैसीय विलयन में अपना फोग आ जाएगा, स्मोक आ जाएगा, फुआर आ जाएगी, ये कौन से मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा आपका? गैसीय विलयन का। तो ये अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि सांद्रता के बेसिस पर और फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। तो आगे और बात करें तो आगे आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला है, यूनिट ऑफ रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता की इकाई को बताने के तरीके कि किस किस आधार पर अपन विलयन की सांद्रता को दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। तो सांद्रता की इकाई को बताने के यहाँ पर कुछ तरीके हैं और इन पे न्यूमेरिकल भी आपको आते हैं। सबसे पहला तरीका है मोलरता, मोलारिटी। दूसरा है मोललता। तीसरा तरीका है मोल प्रभाज। ये 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं, मोल प्रभाज,
या इसको ही बोलते हैं मोल अंश। एक नॉर्मलता भी था पर वो सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, मोल अंश। चौथे तरीके की बात करें तो एक आता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। फिफ्थ तरीका है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। सिक्स वाला तरीका आपका एक फॉर्मल था। ये 6 तरीकों से अपन विलियन की इकाइयों को समझ सकते हैं, मोलरता, मोलता, मोल प्रवाह या मोल अंश, पीपीएम, द्रव्यमान प्रतिशत और फॉर्मलता। यहां पर देखें तो अपन पहला टॉपिक देखते हैं और यहां पर न्यूमेरिकल भी सीखते हैं। आपका पहला है मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब होता है मोलरता, मोलरता। मोलरता के बारे में अपन समझते हैं बेटा। मोलरता के बारे में समझे तो देखो इसकी यूनिट से ही अपन इसकी डेफिनेशन तैयार करते हैं। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। यूनिट क्या होती है इसकी? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। इस यूनिट से अपन क्या बना सकते हैं? इसकी परिभाषा, डेफिनेशन को बना सकते हैं। 1 लीटर, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोल किसके होना चाहिए? विलेय के होना चाहिए, क्योंकि विलेय की बात मेन होगी। और लीटर में कौन होना चाहिए? विलियन होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? मोलरता बोलेंगे। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। और इसकी इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? एम से। इसको दर्शाने का तरीका क्या है? एम है। एम की कभी बात करें, मोलरता की आप कभी सूत्र लिखें, फॉर्मूला लिखना हो तो विलेय के मोल, विलेय के मोल विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। अभी मैं आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखा के आया हूं। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और विलेय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। तो विलेय के मोल मतलब एन बी बटे विलियन का आयतन लीटर या मिलीलीटर में। आयतन मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से। अब यहाँ पर लीटर है तो वी एल लिख लो, मिलीलीटर रहता तो एम एल लिख देते हैं। इसके बाद अपन कभी बात करें तो एन बी, जो मोल निकालने का तरीका होता है वो होता है भार बटे अणुभार। मतलब एन बी की प्लेस पर अपन क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये तो मैंने किसकी प्लेस पर पुट कर दिया? एन बी की प्लेस पर। तो मैं वी को क्या कर देता हूँ? यहाँ से अलग कर देता हूँ, 1/v लीटर में। यदि अपना क्वेश्चन लीटर में चल रहा है तो ऊपर 1 पुट कर दो, और क्वेश्चन कभी मिलीलीटर में चल रहा है तो न्यूमेरिकल कभी अपन करेंगे तो उसमें यूज कर लेना 1000 का, 1000 का। ये अपना हो गया फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला मोलरता का। m बराबर डब्ल्यू बी, डब्ल्यू में मीन्स विलेय का भार, एम बी मीन्स विलेय का अणुभार लीटर में, और सॉरी यहाँ पर मिलीलीटर में आयतन, यहाँ पर लीटर में। न्यूमेरिकल अभी एक मैं आपको समझाता हूँ तो न्यूमेरिकल से इस टॉपिक को और क्लियर कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल देखें तो देखो, आपके लिए न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक समझने के बेसिस पर। मैंने एक क्वेश्चन लिया, 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH, 2 लीटर
विलयन में घुलनशील है, 2 लीटर विलयन में घुलनशील है। तो मोलरता, NaOH की मोलरता ज्ञात कीजिए, NaOH की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। फाइंड मोलारिटी ऑफ NaOH। यहां पर देखें तो आपको केवल क्या अलग करते आना चाहिए, सिंबल को अलग करते आना चाहिए। बोला क्या है, 4 ग्राम NaOH है जो कि 2 लीटर विलयन में घुलनशील है। तो सबसे पहले विलय कौन है, जो कम होता है, तो विलय कौन है अपना NaOH। कितने ग्राम, 4 ग्राम। मतलब ये क्या दे दिया अपन को, विलय का भार दे दिया, मतलब उसने दे दिया Wb, वो भी कितने ग्राम दे दिया, 4 ग्राम। दूसरा, विलयन लीटर में है तो आयतन क्या दिया हुआ है, V लीटर में कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा तो फॉर्मूले में अपन को किसकी किसकी जरूरत है, भार की, अणुभार की। क्वेश्चन लीटर में है तो 1 का यूज कर लो, मिलीलीटर में रहता तो 1000 का यूज कर लेते। Wb कितना है अपने पास, 4 है। अणुभार, किसका अणुभार, NaOH का। NaOH में अभी देखे तो NaOH में 3 परमाणु आ रहे हैं। 3 कौन कौन से आ रहे हैं, सोडियम भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है और हाइड्रोजन भी आ रहा है। तो सोडियम का भार होता है आपका 23, सोडियम का भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो टोटल भार कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये यहाँ पर पुट कर दिया, इनटू 1/V कितना है आपका, 2 है। इस हिसाब से देखे कितने टाइम्स कट हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो बचा क्या आपका 2/40, 2/40 का मतलब 1/20, और 1/20 के हिसाब से देखे तो 1/20, पॉइंट लगाया 0, वापस 0 लगा के, सॉरी यहाँ से 1 को डिवाइड करना है किससे आपको, 20 से, पॉइंट लगाया 0, वापस 0 लगा के 0, कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स। मतलब आपकी जो मोलारिटी आ गई वो कितनी आ गई, 0.05, 0.05। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो 0.05 मोल NaOH के प्रेजेंट होंगे इसमें 2 लीटर सॉल्यूशन में। ये एक न्यूमेरिकल अपना किसका कंप्लीट हुआ, मोलारिटी का। आगे की बात करें तो आगे अपन समझते हैं मोलालिटी को। मोलालिटी को बोलते हैं मोललता, मोललता। और मोललता का जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। यहीं से इसकी डेफिनेशन, जो मोललता होती है वो विलायक से संबंधित होती है और मोलरता विलयन से संबंधित होती है। ये भी एक पॉइंट याद रखना। मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m से। इसकी कभी फॉर्मूला बनाए तो मोललता बराबर मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। अब मोल तो किसके हैं, विलय के हैं, और किलोग्राम में कौन उपस्थित होता है, विलायक। तो यहाँ पर देखें तो मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। किसके मोल, विलय के, मतलब विलय अपन पहले ही रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं, b से रिप्रेजेंट करते हैं। किलोग्राम में विलायक, मतलब विलायक का भार, और विलायक के भार को रिप्रेजेंट करते हैं किससे अपन, w, और विलायक को किससे, a से। तो विलायक का भार। मोल को कभी बोले तो मोल को आगे भी अपन क्या लिख सकते हैं, Wb/mb। जो मोल होता है वो भार बटे अणुभार होता है, तो Wb/mb, और Wa को क्या कर दिया आपने, अलग से लिख दिया। वही कभी विलायक का में हो किलोग्राम में तो 1 का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, और कभी विलायक हो इसमें ग्राम में
तो किसका यूज़ कर लेना, 1000 का यूज़ कर लेना। क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये तो काम होगा, जिस तरीके से क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से अपन यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर है। प्रॉपर आपको इसी तरीके से क्लास मिलती चलेगी, रेगुलर बेसिस पर आप पे नोट्स तैयार करते रहिएगा। और हमारे चैनल को आपको कभी ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।